हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का बेटा सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने स्टैट्यूट क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है और सारे प्राइमरी रूल सीखे थे। आज हम सेकेंडरी रूल्स स्टार्ट करेंगे। सेकेंडरी रूल्स पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशन करेंगे और इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी हम करेंगे। और फिर हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा, ओवर। बहुत आसान टॉपिक था, कोई टेक्निकल नहीं था, कोई मुश्किल नहीं था। जिस बच्चे ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो प्लीज़ सीधा सेकेंड पार्ट मत देखिए, सेकेंड पार्ट से पहले एक बार फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। सेकेंडरी रूल का पहला रूल देखिए, नाम देखिएगा, एक्सप्रेशन यूनिस। यूनिस होता है बेटा एक को। अगर एक को डिफाइन मेंशन कर दिया तो एक्सक्लूजन अदर, ऑल्ट्रेस का होता है अदर। ये सर ये ऐसा कौन सी लैंग्वेज, ये बेटा लैटिन वर्ड्स यूज कर रखे हैं। मैक्सिम बोलते हैं रूल को, मैक्सिम किसको बोलते हैं, रूल्स को। दिस मैक्सिमम मीन्स दैट एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग। अगर कोई वन चीज मेंशन कर दी है, इट इम्प्लाई वो बोलना चाहती है एक्सक्लूजन ऑफ अनदर, बाकी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अरे यार कहीं से कोई इनविटेशन कार्ड आया और उस पर लिखा है सिर्फ वेद सोनी ही आ सकता है, तो मेंशन कर दिया है वेद सोनी, तो वेद सोनी ही जा सकता है वहाँ पे और बाकी नहीं जा सकते। जिस चीज़ को मेंशन कर दिया जाए और ये बेशक ना लिखा जाए कि वहाँ पे बाकी नहीं आ सकते, तो ऑटोमेटिक मीनिंग निकल तो रहा है। अरे यार कार्ड पे लिख रखा है सिर्फ वेद सोनी ही आ सकता है, क्या ये लिखना जरूरी है बाकी नहीं आ सकते? वेद सोनी का नाम मेंशन करना इट इम्प्लाई, ये दिखाता है कि बाकी लोगों को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है। सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अप्लाई करें, ये वर्ड लिख रखा है, तो अब ये लिखना जरूरी नहीं है एमबी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बीबी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अरे जब ये मेंशन कर दिया गया सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अप्लाई कर सकता है फॉर्म में, तो बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए। इस रूल को बोला जाता है बेटा एक्सप्रेशन यूनिस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्ट्रस। जी सर। एज पर दिस मैक्सिम ये कहता है इफ टू और मोर थिंग बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर क्लास आर मेंशन, अगर कोई चीज़ मेंशन कर दी गई है, जो कोई कैटेगरी मेंशन कर दी गई है, चाहे जरूरी नहीं एक सी को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सारे सी आ सकते हैं लेकिन बाकी नहीं आ सकते, अदर मेंबर ऑफ दैट क्लास आर साइलेंटली एक्सक्लूडेड। जी सर। एग्जाम्पल, वेयर ए स्टैट्यूट रेफर टू, अगर किसी लॉ के अंदर वर्ड यूज किया गया बेटा लैंड हाउस एंड कोल माइन, ऐसा लिखा है लैंड हाउस एंड कोल माइन, तो माइन को स्पेसिफाई कर दिया कोल माइन, इट मींस अदर माइंस जितने भी है बेटा उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, चाहे लॉ के अंदर मेंशन हो और चाहे ना हो। तो जिस चीज को मेंशन किया जाए और उसी को फॉलो करना, बाकी साइलेंटली क्या हो जाते हैं बेटा, एक्सक्लूड हो जाते हैं। इसको बोला जाता है एक्सप्रेशन यूनिस रूल। दूसरा रूल है बेटा नॉस्किटर ए सोसिस। सर ये सोसिस क्या होता है, जो अपना मीनिंग निकालता है आसपास के। आपने एक बात सुन रखी बेटा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो जो अपने आसपास से अपना मीनिंग जिसके साथ जाएगा उसी जैसा हो जाएगा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ रंग उसी जैसा। ये सेकंड नॉस्किटर एसोसिस इसी का एक एग्जाम्पल है। मैं वर्ड बोलूंगा बेटा दो, प्लांट एंड फ्लावर्स। तो हमें प्लांट का मतलब क्या है, फ्लावर्स, पेड़ पौधे एटसेट्रा। अब दूसरा मैं वर्ड बोलूंगा प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ प्लांट का मतलब क्या, पेड़ पौधे हैं? नहीं, मशीनरी के साथ प्लांट आया तो उसने रूप मशीनरी जैसा ले लिया, और फ्लावर्स के साथ प्लांट आया तो उसने रूप प्लांट जैसा ले लिया। इट मीन्स वी कैन से जिसके साथ आएगा, जिसके साथ एसोसिएट होके आएगा उसी जैसा हो जाएगा। इस रूल को बोलते हैं नॉस्किटर एसोसिस। अब जो जज है वो प्लांट एंड मशीनरी में प्लांट को पेड़ पौधा समझ रहा है, वो भाई गलत कर रहा है। आप जिसके साथ ये है उसके साथ इसका मीनिंग निकालिएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए अब क्या लिखा लेंगे इसमें, द मीनिंग ऑफ वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स एसोसिएट वर्ड्स। किसी वर्ड का मीनिंग अगर क्लियरली ना बता रखा हो तो उसके एसोसिएट से ही निकलता है। द मीनिंग ऑफ वर्ड इज जज्ड बाय कंपनी इट्स कीप। जिस कंपनी के साथ, जिस बंदे के साथ, जिस वर्ड के साथ इसको रखा गया है उसी से अपना क्या निकालता है, मीनिंग निकालता है। इफ टू और मोर वर्ड्स विच आर कैपेबल ऑफ एनालॉग सिमिलर, जैसे मैंने बताया प्लांट, अब दो जगह अलग अलग मीनिंग देता है, ग्रुप्ड टुगेदर दे शुड बी कॉग्नेट सेंस, दे मे टेक देयर कलर। वो अपना कलर किससे लेता है, जो सिमिलर वर्ड्स के साथ यूज किया जाता है। जी सर। थर्ड रूल को आप काट देना क्योंकि बेटा ये हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं रहा, इसमें पास्ट को कंसिडर किया जाता था, हमारे स्टडी मेट के अंदर भी इवन नहीं दे रखा। अब दो ही सेकेंडरी रूल हमारे पेपर के अंदर कवर करते हैं। चलिएगा हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बेटा जाने का रखा है एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सर अब क्या है, क्या चल पड़ा? अब बेटा देखो, रूल से या तो हमें कोई चीज़ समझ में आ गई होगी या नहीं आई होगी। अगर रूल से भी कोई चीज़ समझ में ना आई तो अब सर मीनिंग तो सही निकालना है। अरे खूब कोशिश जारी रहती है, जब तक सेंसिबल और सही मीनिंग नहीं निकलेगा हम इंटरप्रिटेशन को नहीं छोड़ने वाले। सर अब क्या करेंगे, अब मामला उलझ गया है, अब हमें सहायता, एड्स क्या सहायता लेनी है। अब सहायता दो जगह से ले सकते हैं। अगर किसी वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं है तो सहायता या तो इंटरनली अपने घर से सहायता ली जाए या एक्सटर्नल या बाहर से सहायता ली जाए। इंटरनल सहायता का मतलब क्या है बेटा,
इंटरनल एड्स, हर एक्ट का कोई ना कोई टाइटल होता है। जैसे बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये क्या है, टाइटल है। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये क्या है, टाइटल है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, क्या है, टाइटल है। हर एक्ट का कोई ना कोई टाइटल होता है। टाइटल दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, वो आगे बताऊंगा। तो अगर आपका कोई मीनिंग नहीं निकलता तो आप उस मीनिंग का सही मीनिंग, उस वर्ड्स का सही मीनिंग निकालने के लिए आप टाइटल की हेल्प ले सकते हैं। एक्ट के अंदर प्रीएम्बल होता है, क्या होता है डिटेल में बताऊंगा। उसके हेडिंग की मदद ले सकते हैं, मार्जिनल नोट्स की मदद ले सकते हैं, डेफिनेशन की मदद ले सकते हैं, प्रोविजो की मदद ले सकते हैं, एक्सप्लेनेशन की मदद ले सकते हैं, स्केड्यूल्स की मदद ले सकते हैं, पूरे एक्ट को इकट्ठा पढ़ के मदद ले सकते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे 10 चीज़ें दी गई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इनमें से कोई भी चीज़ 2 नंबर की उठ के फटाफट आ सकती है आपके लिए एग्जाम में। तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ये सारी इंटरनली मदद लेने के बाद भी मामला समझ नहीं आया, पता नहीं क्या मीनिंग था ऐसा। अब आपको घर से अगर काम नहीं चला तो आपको एक्सटर्नल बाहर से हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या, आपको उस लॉ की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हिस्टोरिकल मीनिंग देख लो। उससे पहले पुराने जो लॉज होते थे वैसे वैसे उनमें क्या मीनिंग दे रखा, वहाँ से मीनिंग निकाल लो। उससे अर्लियर लेटर एक्ट कोई बाद में बनाया तो उससे मीनिंग निकाल लो, डिक्शनरी का मीनिंग निकाल लो। और यहाँ से भी बात ना बने तो फॉरेन में, विदेशों में इसके बारे में क्या लिखा गया है, फॉरेन लॉज को कंसीडर कर लो। अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगी, फिर उसका सही मीनिंग मिल ही जाएगा। इसको बोलते हैं एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो फटाफट बेटा याद कर रहे हैं, एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन 2 टाइप का होता है। कौन से, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल होता है अपने घर की मदद लेना, और इंटरनल से काम ना बन पाए तो हम फिर लेते हैं मदद किसकी, एक्सटर्नल की। चलिए 1 बाय 1 इसको करते हैं बेटा स्टार्ट। इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है। टाइटल, द पर्पज ऑफ शॉर्ट टाइटल इज टू आइडेंटिफाई द इनेक्टमेंट एंड नॉट टू डिस्क्राइब इट। देखो बेटा टाइटल, इंटरनल, अगर हमें अब एक चीज़ माइंड में रखना, हमारा कोई वर्ड्स उलझा हुआ है, उसका सही मीनिंग नहीं निकल रहा, उस सही मीनिंग को खोजने के लिए हम टाइटल की मदद ले रहे हैं। कई बार टाइटल से बहुत कुछ कन्वे होता है तो टाइटल की मदद हम ले सकते हैं। वैसे तो टाइटल 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल तो लोग को सिर्फ आइडेंटिफाई, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ताकि पता लग जाए इस होगा की बात कर रहा है। नेगोशिएबल, पता लग जाए इस एक्ट की बात करता है। शॉर्ट टाइटल कई बार डिफाइन नहीं करता, डिस्क्राइब नहीं करता, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो शॉर्ट टाइटल की हम कई बार मदद नहीं ले पाते, हम लॉन्ग टाइटल की मदद लेते हैं। लॉन्ग टाइटल भी एक्ट का पार्ट होता है जो लॉ को डिफाइन करता है। प्रीएम्बल क्या होता है सर? प्रीएम्बल एक्सप्रेस टू, कोई भी लॉ स्टार्ट होने से पहले बेटा उसका एक प्रीएम्बल होता है, उसकी शॉर्ट समरी होती है। बिल्कुल अरे बेटा कोई भी पिक्चर आती है उसको रिकैप में सब कुछ दिखाते हैं ना, वैसे एक पूरा लो डिटेल में, लेकिन इसकी छोटी सी समरी पहले पेज में दे रखी है, इसको प्रीएम्बल बोलते हैं कि लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है, इसको क्यों बनाया गया है। जैसे द प्रीएम्बल एक्सप्रेस द स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, ये भी एक्ट का ही पार्ट होता है। ये बताता है लॉ को रीजन क्रिएट क्यों किया गया था, क्यों इस लॉ को बनाया गया था, और किस बुराई को ख़त्म करने के लिए, किस बुराई को सप्रेस करने के लिए हमने ये लॉ बनाया था। इसको प्रीएम्बल बोलते हैं। तो अगर आपका मीनिंग सही, वर्ड का किसी मीनिंग में आप अटके हुए हैं तो आप प्रीएम्बल की मदद ले सकते हैं। हाँ, प्रीएम्बल एक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है, वो एक्ट का ही पार्ट होता है। तीसरा, अगर वहाँ से भी आपको मदद ना मिल पाए तो फिर आप एक्ट के अंदर जाके हेडिंग्स पढ़ सकते हैं। सर हेडिंग, बेटा आपने देखा कोई भी एक्ट होता है वो चैप्टर्स में डिवाइड होता है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ऐसे, और हर चैप्टर में सेक्शंस होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी की सेक्शन है कहाँ से कहाँ तक, 22 से लेकर 27 तक। पीजीबीपी की सेक्शन है 28 से लेकर 44 तक। 28 से 44 ये सारे सेक्शंस ग्रुप होके क्या बना, पीजीबीपी। तो हेडिंग क्या बन गया, पीजीबीपी। चैप्टर क्या बना, पीजीबीपी। और हर सेक्शन का भी एक नाम होता है। जैसे सेक्शन नंबर 32 डेप्रीसिएशन, सेक्शन नंबर 35 रिसर्च। सेक्शन के नाम को बोलते बेटा हेडिंग। जिस चैप्टर में सेक्शन दे रखे हैं उसको बोलते हैं चैप्टर। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप हेडिंग्स की मदद ले सकते हैं, चैप्टर के अंदर टाइटल की मदद ले सकते हैं, सेक्शन की मदद ले सकते हैं। तो लिखा गया फर्स्ट पॉइंट में, नंबर ऑफ सेक्शंस कवरिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड ग्रुप टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर। चैप्टर बना दिया जाता है, हर चैप्टर का कोई ना कोई हेडिंग होता है जो उस चैप्टर की सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताता है। तो अगर आपको कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो आप कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन करने के लिए आप उन हेडिंग्स को, उन टाइटल को, उन सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। चलिएगा जी, ये 1-2 बातें लिख रखी हैं, आपका होमवर्क है। आगे पॉइंट पढ़ते हैं, मार्जिनल नोट्स क्या होता है। मार्जिनल नोट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बेटा। प्रोविजो, मार्जिनल नोट और प्रीएम्बल काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। मार्जिनल नोट क्या होता है। जनरल बेटा देखो, मैंने बताया था हर चैप्टर के अंदर सेक्शन होते हैं, सेक्शन की समरी को बोलते हैं मार्जिनल नोट्स, एक्ट की समरी को बोलते हैं प्रीएम्बल। ध्यान सुनो बेटा, एक्ट की समरी होती है प्रीएम्बल और सेक्शन की समरी होती है मार्जिनल नोट्स। कई कंट्री में मार्जिनल नोट्स को इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कई कंट्री में यूज़ नहीं किया जाता। हमारी कंट्री में मार्जिनल नोट्स को इंटरप्रेट के लिए यूज़ किया जा सकता है। जनरली मार्जिनल नोट्स आर प्रिंटेड एट द लेफ्ट हैंड मार्जिन।
कोई भी सेक्शन जब स्टार्ट होगा तो उसकी लेफ्ट हैंड की साइड में छोटी सी सेक्शन की समरी दे रखी होगी, इसको मार्जिनल नोट्स बोलते हैं। बट एक्ट पब्लिश्ड, लेकिन कुछ बाद में प्राइवेट पब्लिशर आए, उन्होंने इसको क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ना देके समरी टॉप में देते थे। तो चाहे टॉप में दे रखी हो समरी, चाहे लेफ्ट में दे रखी हो, इसको मार्जिनल नोट्स बोला जाता है। ये मार्जिनल नोट्स समराइज द इफेक्ट ऑफ सेक्शन, ये बेटा सबसे मेन लाइन है। मार्जिनल नोट समराइज करते हैं किसी सेक्शन के इफेक्ट को। इन इंडिया द कोर्ट हैव डिफरेंट व्यू, इंडिया के अंदर कोर्ट डिफरेंट व्यू लेते हैं। कई तो मार्जिनल नोट्स को कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, बट मैनी कोर्ट्स ऐसे भी हैं जो मार्जिनल नोट्स को कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करते हैं। चलिएगा सर, मार्जिनल नोट्स एक्ट से बड़े हैं क्या? बेटा ये सारी चीज़ एक्ट का पार्ट होती हैं, ये एक्ट से ऊपर कभी नहीं जा सकते, एक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। 5वां पॉइंट, अभी भी अगर आपका डेफिनेशन आपका पॉइंट अगर वो मुद्दा है वो क्लियर नहीं हुआ है तो आप डेफिनेशंस की मदद ले सकते हैं। डेफिनेशन कहाँ दे रखी होती हैं, या तो उसी एक्ट में दे रखी होंगी या जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर दे रखी होंगी। तो डेफिनेशंस क्यों दी जाती हैं आपको बताया था मैंने, जनरल क्लॉज एक्ट में बताया था डेफिनेशन क्यों बनाई जाती हैं। एक्ट की लैंग्वेज को शॉर्टन करने के लिए, उस एक्ट की लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए डेफिनेशन को यूज़ किया जाता है। तो डेफिनेशन बेटा 2 टाइप की होती हैं, नीचे बता रखा है। एक होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने जनरल क्लॉज एक्ट में भी तुम्हें बताया होगा। अगर लिखा है द कंपनी मीन्स अ कंपनी, वर्ड क्या है, मीन। मीन का मतलब डेफिनेशन क्या है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। उसके अंदर आप कुछ भी ऐड नहीं हो सकता, कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता। मीन मतलब एग्जॉस्टिव। सर अगर किसी डेफिनेशन में लिख रखा हो एचयूफ मीन्स एंड इंक्लूड, अगर किसी डेफिनेशन में मीन्स एंड इंक्लूड दोनों को इकट्ठा यूज किया है बेटा, वो डेफिनेशन भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है। उसके अंदर भी ना कुछ ऐड हो सकता ना डिलीट हो सकता। लेकिन अगर कोई डेफिनेशन स्टार्ट होती है डिबेंचर इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट, इट मीन्स वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। उसमें कितनी सारी चीज़ें विकल्प की जा सकती हैं, ऐड की जा सकती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेशन 2 टाइप की होती हैं। कौन सी? एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन। अगर सिर्फ मीन्स लिख रखा, मीन्स एग्जॉस्टिव, मीन्स एंड इंक्लूड तो भी एग्जॉस्टिव, इंक्लूड इंक्लूसिव डेफिनेशन। जी सर, चलिए चलते हैं आगे, इलस्ट्रेशंस। अब आपने पढ़ा होगा बेटा, जैसे हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट के अंदर ही इलस्ट्रेशंस दे रखी होती हैं। वो क्यों दे रखी होती है, किसी लोग को समझाने के लिए। तो कहता है अगर आपका इंटरप्रिटेशन सही तरीके से नहीं हुआ है तो आप इलस्ट्रेशंस की भी मदद ले सकते हैं। इलस्ट्रेशंस क्यों दी जाती हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं बहुत अच्छे तरीके से, आपके डाउट्स को दूर कर दिया जाता है, तो आप इलस्ट्रेशन की मदद ले सकते हैं। 7वां पॉइंट बोलता है प्रोविजो। प्रोविजो बोलते हैं बेटा एक्सेप्शन को। जब हम लॉ पढ़ते हैं जैसे कैपिटल एसेट मींस एनी काइंड ऑफ एसेट बट डज नॉट इंक्लूड, तो नीचे क्या आ गया था, प्रोविजो आ गया बेटा। तो प्रोविजो क्या होता है, नॉर्मली जो होता है उसका उल्टे को बोलते हैं प्रोविजो। और किसी भी एक्ट के अंदर प्रोविजो जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्सेप्शन को पढ़े बिना आप किसी भी सेक्शन को, किसी भी एक्ट को प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते। तो जो प्रोविजो होती हैं बेटा, कई बार इनको प्रोविजो नाम दिया जाता है, कई बार इनको एक्सेप्शन नाम दिया जाता है, कई बार इनको सेविंग क्लॉज नाम दिया जाता है। सेविंग क्लॉज जैसे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाकी को छोड़ दिया जाएगा। प्रोविजो और एक्सेप्शन के अंदर क्या फ़र्क है, एक्सेप्शन इज इंटेंडेड टू रिस्टेन द एनेक्टमेंट क्लॉजिंग टू पर्टिकुलर केस, और प्रोविजो इज यूज टू रिमूवल स्पेशल केस। किसी चीज़ को हटाने के लिए, अलग करने के लिए प्रोविजो वर्ड यूज़ किया जाता है, और नॉर्मली चलेगा लेकिन इस पे नहीं लगेगा, इसके लिए एक्सेप्शन यूज़ किया जाता है। अल्टीमेटली ये सभी एक जैसे ही होते हैं, इसमें लिटिल सा और माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर यहाँ से भी आपका मीनिंग क्लियर नहीं होता तो आप लॉ के अंदर एक्सप्लेनेशंस दे रखी होती हैं। जैसे आप बेटा अपनी स्टडी में उठा के देखेंगे तो लॉ, जब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे होते हैं तो उसके नीचे एक्सप्लेनेशंस दे रखी होती हैं। तो एक्सप्लेनेशन से आपकी एम्बिगिटी जो है, कन्फ्यूजन है, वो दूर हो सकता है। और वहाँ से भी दूर ना हो तो अब क्या करना पड़ेगा, स्केड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल 3, शेड्यूल 2। शेड्यूल्स भी बेटा एक्ट का ही पार्ट होते हैं। शेड्यूल्स को एक्ट के साथ रीड करना जरूर चाहिए। शेड्यूल से बहुत सारी चीज़ें कन्वे होती हैं, लेकिन शेड्यूल कभी भी एक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकते, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए शेड्यूल्स एक्ट का पार्ट होते हैं। इनको भी कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। सर यहाँ से भी हमें मीनिंग समझ में नहीं आया तो आप एक काम कीजिए, पूरे स्टैट्यूट को इकट्ठा रीड करके देखिए, फिर उसका ऑब्जेक्ट आपको पता लगेगा, उसके सेंसिबल मीनिंग्स पता लगेंगे और आपको आपका मीनिंग शायद मिल जाए। ये सारे थे बेटा। अगर लॉ का मीनिंग क्लियर ना हो तो घर से मदद लगाना। अगर घर से मदद पूरी ना हो पाई तो हमें बाहर भीख मांगनी पड़ेगी, बाहर वालों से मदद मांगनी पड़ेगी। एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, हिस्टोरिकल सेटिंग। हिस्ट्री में चले जाइएगा, पहले क्या होता था, हिस्ट्री में क्या चलता था, उसके सब्जेक्ट मैटर क्या थे, वो उस टाइम कैसे अंडरस्टैंड करते थे, कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल एड्स का पर्टिकुलर अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए सिर्फ इसके नाम आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट,
स्टैच्यूट इस एक्ट से बनने से पहले का कोई प्रीवियस लॉज था ये तो लॉ अब जैसे नया आया है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, 2013 का कोई मीनिंग अगर क्लियर नहीं है तो कंपनीज एक्ट 1956 में क्या दे रखा था उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। यूसेस, अरे भाड़ में जाए मीनिंग, ये देखो इसका नॉर्मली व्यापार में क्या यूज होता है, इसको इस टर्म को इस वर्ड को नॉर्मली यूसेज में कैसे लाया जाता है, पास्ट में इसको कैसे यूज करते थे, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। वन एक्ट की लैंग्वेज को आप दूसरी एक्ट की लैंग्वेज के साथ भी आप मैच करा सकते हैं। पांचवा है डिक्शनरी की मीनिंग को भी आप रेफर कर सकते हैं। और यहाँ से भी बात ना माने तो 6th पॉइंट बोलता है क्या, फॉरेन डिसीजन, फॉरेन विदेशों के अंदर जो लॉ यूज़ होता है वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस को कैसे टैकल किया जाता है, हैंडल किया जाता है, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन में अलग से 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए हो सकता है इकट्ठा आ जाए, तो सभी 6 के 6 पॉइंट याद कर लेना, चाहे एक्सप्लेनेशन आप बेशक याद मत करना। अब आपका है इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड एंड डॉक्यूमेंट। अब आपको जादू दिखा देता हूँ, जो रूल्स हमने पढ़े हैं स्टैच्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए वही डिटेल रूल लगते हैं किसके ऊपर, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट के ऊपर, इसलिए इसको अलग से डिफाइन नहीं किया गया और हमारा मामला हो गया ओवर। तो बेटा ये था आपका चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। इन वीडियोज़ को बेटा एक नहीं 2 बार देखना है। 2 बार देखने के बाद जो नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं उनको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के देखना है। इतना पढ़ने के बाद मैं एग्जाम की 110% गारंटी देता हूँ कि आपको जो भी एग्जाम में मिलेगा इन नोट्स के अंदर से मिल जाएगा। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।